तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आज के इस टॉपिक में हम लोग मुख्यतः हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ये 4 पेपर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन को देखेंगे। खास करके ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है जो NCERT और SCERT आधारित पैटर्न पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो यह एग्जामिनेशन के लिए आपको जैसे बिहार में BPSC जो 3rd फेज़ होने वाला है एग्ज़ाम, उसके अलावा बिहार सक्षमता परीक्षा या स्टेट से रिलेटेड है, तो ये सब आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। चलिए आज के इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि हिंद स्वराज पुस्तक का मूल था इस भाषा में लिखी गई। तो हिंद स्वराज पुस्तक का जो मूल जो पुस्तक है, इस पुस्तक को किस भाषा में लिखी गई है? तो हिंद स्वराज किसका पुस्तक है? महात्मा गांधी का। किसका पुस्तक है? किसकी रचना है? महात्मा गांधी का। ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? गुजराती भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। चलिए कुछ व्याख्या को और हम लोग जरा देख लेते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा लिखित हिंद स्वराज पुस्तक गुजराती भाषा में है। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका से किया था और ये साप्ताहिक था और वर्ष 1903 से महात्मा गांधी ने वर्ष 1903 में इसे क्या किया था? प्रकाशित करवाया था। ठीक है, प्रकाशित करवाया था। यहाँ से ही अपने पुत्र, महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, तो जिसमें बड़े पुत्र को उन्होंने एक पत्र भी लिखा था और उस पत्र का प्रकाशन जो हुआ है वह इंडियन ओपिनियन में भी हुआ है। चलिए आगे यहाँ पे विश्लेषण में कुछ और बातें हैं। देख लीजिए कि महात्मा गांधी का यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका 1931 से प्रकाशित हुआ है। महात्मा गांधी का यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कब से प्रकाशित हुआ है? 1931 से। महात्मा गांधी भारतीय संविधान में क्या चाहते थे, इसका जिक्र जो किया गया है वह कहाँ किया गया है? यंग इंडिया में। कब इसकी चर्चा हो रही है? 1931 में। कब यंग इंडिया में चर्चा हो रही है कि महात्मा गांधी भारतीय संविधान में क्या चाहते हैं? तो 1931 में। गांधी ने वर्ष 1933 में हरिजन नामक अखबार को प्रकाशित करवाया था। कभी कभी यह भी पूछता है और कभी तो ऐसा होता है कि महात्मा गांधी के अखबार समाचार पत्रों के कालक्रम को भी सजाने के लिए दे देता है। तो महात्मा गांधी के जीवन का पहला इंडियन ओपिनियन था और उन्होंने जो सबसे अंतिम समय जो लिखा था वह कौन था? हरिजन था। ठीक है, चलिए आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन गोरखपुर के जेल में फांसी पाए थे? अशफाकुल्लाह खान, रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी। देखिए जो गोरखपुर जेल में फांसी हुआ था, इनमें ऑप्शन के आधार पर रामप्रसाद बिस्मिल होगा। कौन होगा? रामप्रसाद बिस्मिल। देखिए ये जो क्रांतिकारी लोग थे, अशफाकुल्लाह खान, रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, इन लोगों ने काकोरी षड्यंत्र को, जो काकोरी रेल कांड था, इन क्रांतिकारियों ने काकोरी रेल कांड को अंजाम दिया था, जिसमें 8 डाउन्स ट्रेन को लूटा गया था। 8 डाउन्स ट्रेन को क्या किया गया था? लूटा गया था। और ये 8 डाउन्स ट्रेन को जो इन लोगों ने लूटा था, तो अंग्रेजों ने इन लोगों पर क्या किया था? FIR किया था। तो उसके बाद इनमें से जो इस घटना में संलिप्त पाए गए थे, उनमें से 4 लोगों को फांसी दिया गया था। चलिए देखिए इसमें इसका तो आंसर रामप्रसाद बिस्मिल होगा। चलिए आगे इसमें देखते हैं क्या इसका। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। यहाँ पे अक्टूबर 1924 में देखिए ये घटना की शुरुआत कैसे हो रही है। देखिए यहाँ पे इस घटना की शुरुआत हुई है किससे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से, HRA से। देखिए भारत में 2 क्रांतिकारी संगठन हुए। भारत में जो क्रांतिकारी संगठन हुए उसमें HRA का एक महत्वपूर्ण योगदान है और बाद में ये HRA 1928 में HSRA में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? HSRA में। यहाँ पे HRA की बात हो रही है क्योंकि घटना कब की है? 1924 की है। कानपुर में एक आयोजन हुआ और इस सम्मेलन में रामप्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, भगवती चरण वर्मा, सचिंद्र सन्याल, चंद्रशेखर आजाद जैसे प्रमुख क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की बात किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में। इसी का परिवर्तित नाम है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसे अरुण जेटली के नाम से जाना गया है। तो ये जो HRA देख रहे हैं इसमें इसलिए आया था कि ये केवल रिपब्लिक था। तो भारतीय समाज में सोशलिस्ट वाला जो विचारधारा था ये 1920 से लेकर 1932 तक काफी फला फूला था, सोशलिस्ट वाला विचारधारा। तो ये क्रांतिकारियों को भी लगा कि क्यों ना सोशलिस्ट को फोकस करके हम लोग HRA को परिवर्तित HSRA में कर दें। लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जो बात है, इन लोगों ने HRA को स्थापित किया था। अब देखिए यहाँ पे इसी संस्था ने, कौन संस्था ने? HRA संस्था ने धन इकट्ठा करने के लिए काकोरी ट्रेन में डकैती किया था। ठीक है, काकोरी ट्रेन को लूटा था। इस ट्रेन में अंग्रेजी खजाना जा रहा था और अधिकारियों ने ट्रेन पर आक्रमण कर उसे लूट लिया और शीघ्र पकड़े गए और इन पर मुकदमा हुआ। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां सहित 4 व्यक्तियों को फांसी दिया गया। प्रश्न था कि गोरखपुर जेल में किसे दिया गया था? तो रामप्रसाद बिस्मिल को। चलिए
यह किसका कथन है कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है? देखिए, विदेशी कपड़ों के जलाने की जो बात आई थी, ये कब से शुरू हुआ था? इसकी शुरुआत हुआ था स्वदेशी जब शब्द आया था आधुनिक भारत के इतिहास में। स्वदेशी शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी, ये बंगाल विभाजन के उपरांत हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके, क्योंकि बीपीएससी शिक्षक बहाली हो या बीपीएससी का सिविल सर्विस का एग्जाम हो, आधुनिक भारत के इतिहास सबसे ज़्यादा वहाँ पे वेटेज होते हैं। तो बंगाल का विभाजन हुआ था कब? बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। तो 1905 में एक शब्द निकल कर आया था स्वदेशी। स्वदेशी का मूल जो कॉन्सेप्ट था कि हम अपने देश के प्रोडक्ट को ही अपनाएंगे। तो इस कारण से विदेशी कपड़ों को काफ़ी जलाया गया, उसको बहिष्कार किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका विरोध किया था, कहा था कि ये निष्ठुर बर्बादी है कपड़ों को जलाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए, एक बात को ध्यान रखिएगा कि इस चैनल में जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आप क्लास 5 से लेकर 12 तक अगर SCERT जो बिहार सरकार के द्वारा जो बुक पब्लिश है या NCERT, अगर दोनों को अगर आप कॉमन ऑब्जेक्टिव में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट जो बना हुआ है उसमें आप ज़रूर पेपर वाइज सर्च कीजिए। पेपर वाइज आपको मिलेगा, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, और लेसन और साथ ही साथ आपको क्लास वाइज वहाँ पे अलग अलग सब प्लेलिस्ट बने हुए हैं। तो आप ज़रूर वहाँ पे साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, आप ज़रूर वॉच कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा वहाँ पे बिहार 7th पे जो पहली बार जो वैकेंसी आई थी बीपीएससी ट्री 1 था। उसके बाद बीपीएससी ट्री 2 का भी प्लेलिस्ट बना हुआ था, और बीपीएससी अभी 3 वाला भी बना हुआ है। तो आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, और साथ ही साथ जो जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट आप करते रहें। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, जान जमशेद, PM मोतीवाला, संध्या S सदानंद, समता BR अम्बेडकर। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय का है, जाने जमशेद PM मोतीवाला का भी है, संध्या जो है ये गलत हो जाता है, S सदानंद का नहीं है, समता BR अम्बेडकर का है। ठीक है, चलिए इसका जरा व्याख्या देख लीजिए। हमने कहा कि संध्या जो है वह मिसिंग है। संध्या पत्रिका का प्रकाशन 1906 में बंगाल के ब्रह्मदेव उपाध्याय जैसे प्रमुख क्रांतिकारियों ने किया था। तो संध्या का अगर पूछे कि संध्या किसका रचना था, तो ब्रह्मदेव उपाध्याय का। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय बंगला भाषा में लिखा था। देखिए, संवाद कौमुदी किस भाषा में लिखा है? बंगला भाषा में। और मिरातुल अखबार को राजा राम मोहन राय का ही ये भी है, राजा राम मोहन राय का भी यह भी है। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, तो ये फारसी भाषा में लिखा था। एक है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस अंग्रेजी में है, जिसमें राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद के सिद्धांत को, मोनोथिज्म को एकेश्वरवाद के सिद्धांत को राजा राम मोहन राय ने इसमें लिखा था। तो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस भी अगर पूछे तो राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता ही है, सिद्ध किया था। 5 नंबर देखिए जरा। निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत और मराठा सेना पतियों को रखा था? यानी जो सेना का जो बागडोर जो मिला था, तो सेना संचालन करने का जो जिम्मा मिला था, तो औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक जो किसका, मुगल सेना में किसका? राजपूत और मराठा। तो ये घटना औरंगजेब के समय का है। औरंगजेब ने सर्वाधिक मराठा और राजपूत सेनापतियों को अपने सेना में रखा था। चलिए आगे देखिए 6 नंबर। जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए कि गीतांजलि के लिए किस वर्ष रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था? ये इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1913। गीतांजलि गीतों का संग्रह है। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हों एशिया में नोबेल पुरस्कार लिटरेचर के लिए मिला था। एक बात यहाँ पे और देखिएगा कि ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनका रचना जन गण मन और अमार सुनार बंगला 2 राष्ट्रों में राष्ट्रगान के रूप में गाया जाता है। जन गण मन भारत में और अमार सुनार बंगला विभाजन उपरांत, पाकिस्तान से विभाजन उपरांत बांग्लादेश में गाया जाता है। तो गीतांजलि के लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रहा था। एकदम इसको आप याद कर लीजिएगा, कब से कब तक रहा था? तो इसका आंसर होगा 1919 से 1921, 1919 से 1928, 1921 से 1929, 1930 से 1937। द्वैध शासन का जन्मदाता ही रहा था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। एक मार्ले मिंटो सुधार हुआ था 1909 में, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था 1919 में। तो द्वैध शासन शुरुआत हुआ है 1921 से लेकर 1937 तक। 1921 से लेकर 1937 तक द्वैध शासन चला है। चलिए आगे देखिए इसका विश्लेषण क्या कहता है। द्वैध शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, प्रथम द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई 1921 से 1937 तक। द्वैध शासन व्यवस्था में प्रांतीय विषय को 2 भागों में अलग कर दिया गया था। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखिए कि उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में किसने स्वर्ण के सिक्के, यहाँ पे स्वर्ण यानी गोल्ड, किसने स्वर्ण के सिक्के गोल्ड क्वाइंस को जारी किया था? क्या है? गोल्ड क्वाइंस को जारी किया था। किसको जारी किया था? गोल्ड क्वाइंस को। इंडो ग्रीक कुषाण शक प्रतिहार,
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडो ग्रीक। क्या इसका आंसर हो जाएगा? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक ने उत्तर और पश्चिमी भारत में क्या किया था? स्वर्ण के सिक्के को चलाया था। कुषाण, देखिए यहाँ पे जो स्वर्ण के सिक्के या चांदी के सिक्के हो या तांबे के सिक्के हो, तो अलग अलग समय में अलग अलग इन लोगों का महत्ता भी रहा था इस कॉइन्स का। तो एक बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो स्वर्ण के सिक्के को जो कहा जाता था, देखिए यहाँ पे कुषाण राजाओं ने विभिन्न आकार और प्रकार में स्वर्ण तथा ताम्र यानी तांबा, रजत यानी चांदी, सिल्वर के सिक्के का परिचलन करवाया था, जिसमें तांबे के सिक्के सर्वाधिक थे। तांबे के कुषाण काल में तांबे के सिक्के सर्वाधिक थे। और उत्तर पश्चिम भारत में किसने स्वर्ण के सिक्के को बढ़ावा दिया था? किस शासक ने चलाया था? इंडो ग्रीक। ठीक है, इंडो ग्रीक शासकों ने। चलिए यहाँ पे देखिए कि कुछ और विश्लेषण, देखिए यहाँ पे 8 नंबर, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम, कपिल, जैन या जैमिनी। इसका आंसर हो जाएगा गौतम। गौतम ने न्याय दर्शन को क्या किया था? प्रतिपादित किया था। भारतीय हिंदू विधि कानून जो है वह कौन सी किताब है? मनुस्मृति। ध्यान रखिएगा, मनुस्मृति। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। मनुस्मृति क्या है? भारतीय जो कानून विधि, जो प्राचीन किताब ग्रंथ माना गया है, विधि जिसमें नियम वगैरह का जिक्र, कानून वगैरह का जिक्र है, तो वह कौन सा बुक है? मनुस्मृति। गौतम न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। प्राचीन हिंदू साहित्य में दार्शनिक संप्रदायों की संख्या, दर्शन के संप्रदायों की संख्या 6 मानी गई है, जिसमें सांख्य दर्शन, कपिल, यहाँ से भी प्रश्न पूछते हैं तो ध्यान रखिएगा, याद रख लीजिएगा। सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कनाद। वैशेषिक दर्शन यही कनाद, इसमें पहली बार परमाणु का भी जिक्र इसमें आया है, तो ये ध्यान रखिएगा। कनाद और इनके शिष्य का नाम था उल्कू। ठीक है, बनारस से ये संबंधित रहे थे। वैशेषिक दर्शन ये साइंस से रिलेटेड है। मीमांसा, जिसे पूर्व मीमांसा के नाम से जाना गया, वो जैमिनी, और उत्तर मीमांसा को बदरायन। देखिए कभी कभी उत्तर मीमांसा भी पूछ सकता है, या इसे वेदांत के भी नाम से पूछ सकता है। ठीक है, वेदांत के भी, वेदांत जो दर्शन है वो किसने लिखा है? तो उत्तर मीमांसा या वेदांत, तो बदरायन। चलिए आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर, 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। वारंगल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तांबे के बर्तन के लिए, स्वर्ण आभूषण के लिए, लौह के यंत्र और उपकरण हेतु, हाथी के दांत के लिए। 3री शताब्दी में लोहे के यंत्र और उपकरण हेतु वारंगल जो था ये प्रसिद्ध था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था? चालुक्य, पहलव, राष्ट्रकूट या सातवाहन? देखिए सातवाहन जो था ये गुप्त साम्राज्य के डिक्लाइनेशन के बाद शुरू हो गया था। सातवाहन जो था ये आंध्र जातीय वंश भी इसे कहते हैं। आंध्र प्रदेश वाले इलाके में ये वंश जो था ये विकसित हुआ था। और सातवाहन वंश जो था इसका एक मुख्य खासियत क्या था कि मातृसत्तात्मक था, यानी यहाँ के जो शासक हुए वो माता के नाम से जाने गए। जैसे वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये सभी का जिक्र आता है। जैसे जो पुराणों की जो रचना जो मुख्यतः जो किए गए थे, तो ये सातवाहन समय में ही प्रफुल्लित हुए थे। सातवाहन समय का एक बात और ध्यान रखिएगा, 2 बातों को ध्यान रखिएगा। एक कि अगर सीसा का सिक्का पूछे, सीसा का सिक्का किसके वंश में चला था? तो सीसा का सिक्का चला था सातवाहन में। और दूसरा ब्राह्मणों को भूमि दान देने की जो प्रणाली, जो परंपरा शुरू हुआ था, ब्राह्मण को क्या चीज़ देने के लिए? भूमि दान देने की परंपरा, ये जो शुरुआत भी हुआ था ये सातवाहन काल में ही शुरू हुआ था। चलिए 11 नंबर, सम्राट हर्षवर्धन के 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में, थानेश्वर तथा कन्नौज में, थानेश्वर और प्रयाग में। देखिए जिस हर्षवर्धन की बात हो रहा है, यह हर्षवर्धन आप देखे होंगे कि जब प्राचीन काल का इतिहास जब समाप्त होने पे है और मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत, ये दोनों के बीच में जो एक अंतिम हिंदू राजा है, देखिए प्राचीन काल का अंतिम हिंदू राजा हर्षवर्धन ही है। कौन है? हर्षवर्धन। और भारत का अंतिम हिंदू राजा हेमू है मध्यकालीन में। और ये दोनों पे चर्चा करेंगे। हेमू का इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि कभी कभी ये प्रश्न पूछता है कि भारत का अंतिम हिंदू राजा कौन था? तो हेमू और अकबर की लड़ाई होती है 1556 में। किस युद्ध है? पानीपत का दूसरा युद्ध। हेमू इसमें हार जाता है और अकबर का उम्र महज कितना वर्ष है? 14 वर्ष है। लेकिन अकबर इस युद्ध को जीत जाता है क्योंकि कौन से शासक के रूप में? प्रति शासक के रूप में बैरम खां के द्वारा इस युद्ध का नेतृत्व किया जा रहा था। किसके द्वारा? बैरम खां। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो हर्षवर्धन को देख रहे हैं, हर्षवर्धन अंतिम हिंदू शासक, और हर्षवर्धन की शुरुआती जो धर्म रहा था ये शैव धर्म से संबंधित रहा था। शैव यानी ये भगवान शंकर का ये उपासक था। हेनस्वांग के पास जाकर, हेनस्वांग से मिलकर ये इतना ज़्यादा बौद्ध धर्म में अपने आप को रमा लिया था कि ये पूर्णतः बौद्धिस्ट हो गया। और 5वीं बौद्ध संगति, 4 बौद्ध संगति का तो चर्चा होता ही है, 5वीं जो बौद्ध महासंघ हुआ था ये हर्षवर्धन के शासन काल में ही हुआ था।
हर्षवर्धन दानशीलता में काफ़ी उदार था और इसने अपनी संपत्ति को प्रयाग जो सम्मेलन हुआ था उस संपत्ति को इसने भरपूर दान दिया था। ऐसे इसका आंसर कन्नौज और प्रयाग दोनों होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि हर्षवर्धन की जो राजधानी था वह हरियाणा का थानेश्वर में था, ठीक है। लेकिन इसकी बहन यानी जो भाग्यश्री इसकी बहन थी उसका जो शासन था कन्नौज में था। उसके पति की हत्या के बाद भाग्यश्री ने कन्नौज का भी शासन हर्षवर्धन को दे दिया था। हर्षवर्धन ने यहाँ भी प्रश्न पूछता है, हर्षवर्धन ने थानेश्वर से राजधानी बदलकर कहाँ लाया? कन्नौज लाया। दूसरी बात एक और ध्यान रखिएगा कि कभी कभी यह भी प्रश्न पूछता है कि ये जो पुष्यभूति वंश का ये लोग जो शासक थे ये लोग कौन थे? तो ये लोग सामंत थे। किसका? गुप्तों का। किसका सामंत थे? गुप्तों का। चलिए आगे कभी टॉपिक आएगा तो चर्चा करेंगे, लेकिन इतना लगभग ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चैत्य और बिहार, ये बिहार व वाला बिहार है, नॉट बिहार ये नहीं है, तो ऐसा देखिएगा यहाँ पे टाइपिंग एरर है। चैत्य देखिए बौद्ध धर्म में चैत्य और बिहार दोनों का संबंध होता है। यहाँ पे हम इसको करेक्ट कर देते हैं। चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल है जबकि बिहार निवास स्थान होता है। दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। बिहार में हम चाहे तो निवास के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका आंसर होगा बी। याद रखिएगा चैत्य और बिहार। बिहार बौद्ध धर्म के चैत्य जो था ये बौद्ध धर्म का पूजा स्थल था, जबकि बिहार जो था ये निवास स्थान होता था, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा 12 नंबर ये बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण रखता है। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का जिक्र हुआ है? देखिए जब 6ठी शताब्दी BCE में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी जब आप चर्चा करेंगे तो 16 महाजनपदों का जिक्र होता है अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध धर्म का एक किताब है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म के किताब इसके अलावा जैन धर्म के भी ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन हो, भगवती सूत्र हो, ये सभी किताबों में भी चर्चा हुए हैं। लेकिन जो 16 महाजनपद का चर्चा आता है वह अंगुत्तर निकाय में आता है। जैसे अंगुत्तर निकाय, दिघ निकाय और मध्यकम निकाय। अंगुत्तर निकाय, दिघ निकाय और मध्यकम निकाय। अंगुत्तर निकाय में बौद्ध धर्म के 16 महाजनपद। एक बात को हम यहाँ पे केवल इसलिए कर रहे हैं कि दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद था और उस महाजनपद का नाम क्या था? असमक। क्या नाम था? असमक। ध्यान रखिएगा। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था? गोदावरी नदी के किनारे। इस प्रश्न को ध्यान जरूर रखिएगा। बाकी के जो 15 थे ये उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में ही ये महाजनपद का विस्तार रहा था। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। 14 नंबर देखिएगा और आप जरूर बताइएगा कि आपको ये सब क्वेश्चन कैसा लग रहा है, और आप अगर कहीं और तो आप ये जरूर बताइएगा कि ये कंटेंट आपके लिए कितना यूजफुल है। अगर कुछ सुझाव भी होगा तो जरूर आप लिखेंगे, और आप प्लेलिस्ट में जरूर जाके वॉच कीजिएगा कि कितना वहाँ पे देखिए वहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे आप PRT से हो, 6 to 8 से हो, या 9, 10, 11, 12 से हो, या सक्षमता परीक्षा से हो, करंट अफेयर को बिल्कुल नज़रअंदाज आप नहीं कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर PRT वाले लोगों के लिए तो करंट अफेयर में 15 क्वेश्चन रहेंगे एकदम, आप मान के चलिए। लेकिन 6 to 8 हो या TGT PGT हो, ये सक्षमता परीक्षा हो, वहाँ पे भी GK GS वाले पार्ट में करंट अफेयर पूछे जाएंगे। भले ही उनकी संख्या कम हो लेकिन प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सब बातों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, 20 दिन समय बचा हुआ है, आप प्रैक्टिस करते रहें। चलिए देखिए यहाँ पे कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज का नाम है अल्लेसानी। किस कारण से पितामह कहा जाता था? तो अष्टदिग्गज जो कृष्णदेव राय के दरबार में थे वह जिसमें अल्लेसानी को तेलुगु कविता के लिए, किसके लिए? तेलुगु कविता के लिए क्या माना जाता था? अष्टदिग्गज। देखिए 15 नंबर जरा देखिए। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार संतों के द्वारा, सूफी संतों के द्वारा, सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। भक्ति आंदोलन को शुरुआत जो किया गया था ये दक्षिण भारत में अलवार संत और नैनार संत, दो संतों की दो विभक्ति हुआ था दक्षिण भारत में। अलवार संत जो संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। किस संप्रदाय से? वैष्णव संप्रदाय से। और नैनार संत जो संबंधित थे वो शैव संप्रदाय से संबंधित थे। तो ये सब फैक्ट है, इसको करना जरूरी है। इनमें से कौन सा एक निर्गुण संप्रदाय के संत नहीं थे? कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, रामानंद। रामानंद जो थे ये निर्गुण संप्रदाय के नहीं थे, ये सगुण संप्रदाय के थे। बाकी जो आप देख रहे हैं कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, ये सब क्या थे? निर्गुण संप्रदाय के थे, जिसमें ईश्वरीय अवतार की संकल्पना को मान्यता नहीं दिया गया था। तो निर्गुणवाद में ईश्वरीय अवतार की संकल्पना को मान्यता नहीं दिया जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? देखिए महात्मा गांधी ने अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समाप्ति के बाद और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब 1931 से महात्मा गांधी आए और 32 में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया, फिर से इन्होंने पुनरावृत्ति किया, लेकिन 34 में वो समाप्त हो जाता है सविनय। तो 34 से लेकर यहाँ 1940 तक महात्मा गांधी के पास भारतीय राष्ट्रीय जो मानचित्र था उस मानचित्र पे कोई भी क्रांति या कोई भी इनके द्वारा जो राष्ट्र स्तर का जो व्यापक आंदोलन था वो नहीं हो पाया था।
तो महात्मा गांधी को फिर से लोगों ने 1940 में, फैक्ट को सुनिएगा, 1940 में अबुल कलाम आजाद जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे रामपुर अधिवेशन में, तो महात्मा गांधी को फिर से लोगों ने कहा कि आंदोलन शुरू कीजिए, आंदोलन शुरू कीजिए। महात्मा गांधी ने यहाँ पे कहा कि अब हम अपने मार्गदर्शन में, अपने नेतृत्व में आंदोलन शुरू नहीं करने जा रहे हैं, इसकी जिम्मा हम देते हैं कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को, कुछ समाजवादी लोग से जुड़े हुए लोगों को, कुछ जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोगों को। तो इन्होंने जिम्मा दिया विनोबा भावे को और कहा कि आप आंदोलन की शुरुआत कीजिए, जिस आंदोलन का नाम इन्होंने रखा व्यक्तिगत सत्याग्रह। इन्होंने जिम्मा दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और जिसमें आंदोलन का नाम रखा व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या है कि आप लोग भारत में प्रत्येक व्यक्ति जाइए और एक दूसरे से इच टुगेदर लोगों के साथ मिलिए और आप बताइए कि भारत में किस तरीके के और ये लोगों को बताइए कि कैसे भारत में अंग्रेजों के द्वारा कौन कौन से एक्टिविटियां किए जा रहे हैं और हमें कैसे आज़ादी चाहिए। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही हो गए विनोबा भावे, प्रथम सत्याग्रही हो गए विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद वगैरह भी व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित है। 1940 इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखिए 18 नंबर, महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी 20 वर्ष, 50 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें महात्मा गांधी ने गुरुदेव कहा था, इन्होंने शांति निकेतन की भी स्थापना किया था। अपने जीवन के 50 वर्ष के बाद इन्होंने चित्रकारी यानी पेंटिंग में, इन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट में इन्होंने अपना दिलचस्पी दिखाया था। इन्होंने 3000 से अधिक पेंटिंग को बनाया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 19 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से एक गलत है, चयन करें। महत्वपूर्ण देखिए, यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ पे देखिए क्या है, सोशलिस्ट पार्टी 1934, सोशलिस्ट पार्टी 1934 राजा राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। कम्युनिस्ट पार्टी 1920 पीसी जोशी और एम एन रॉय। स्वराज पार्टी 1930 सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। गदर पार्टी 1913 मैडम भीकाजी कामा। तो डी गलत है, यहाँ पे होगा मैडम भीकाजी कामा नहीं, बल्कि यहाँ पे होगा सैन फ्रांसिस्को शहर में लाला हरद दयाल, लाला हरद दयाल सैन फ्रांसिस्को शहर में। और मैडम भीकाजी कामा को जरा देख लीजिए, 1907 में पहली भारतीय पुरुष कहिए या महिला कहिए जिन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में जाकर इन्होंने क्या किया था, भारतीय झंडा को, भारतीय स्वतंत्रता के झंडा को फहराया था। तो ध्यान रखिएगा मैडम भीकाजी कामा को भी। एक बार रिपीट कर लीजिए, सोशलिस्ट पार्टी बिहार से रिलेटेड है यहाँ पे जयप्रकाश नारायण, तो पूछता भी है आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया। कम्युनिस्ट पार्टी 1920 पीसी जोशी और एम एन रॉय। स्वराज पार्टी 1923। अच्छा, एक स्वराज जो आप देख रहे हैं, जब महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को जब असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, तो असंतोष जाहिर किया था मोतीलाल नेहरू ने। तो मोतीलाल नेहरू और कुछ इनके सहयोगी जैसे सी आर दास, चित्तरंजन दास वगैरह जो हो गए, तो इन लोगों ने कांग्रेस के अंदर ही एक नया धारा को शुरू कर दिया था। एक परिवर्तनवादी विचारधारा के हो गए थे और एक अपरिवर्तनवादी विचारधारा के। तो परिवर्तनवादी विचारधारा में हो गए कौन, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास वगैरह। और अपरिवर्तनवादी में कौन हो गए थे, तो यहाँ पे हो गए थे, जैसे यहाँ पे हो गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। ये लोग जो थे अपरिवर्तनवादी विचारधारा में थे। जेबी कृपलानी तो ये लोग नहीं चाहते थे, ये लोग चाहते थे कि नहीं, कांग्रेस का जो विचार है उसी पे चले। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। यहाँ पे आचार्य विनोबा भावे के इस आंदोलन में भाग लेने में प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। आचार्य विनोबा भावे का एक और संबंध है, भूदान आंदोलन चला था। कौन सा आंदोलन चला था, भूदान। भूदान आंदोलन किसका था, विनोबा भावे का। चलिए, तो ये प्रथम बार जो गिरफ्तार हुए बारदोली आंदोलन। बारदोली आंदोलन 1928 में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, 1928 में। देखिए ये एक यहाँ पे कर लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आपने सुना होगा, इन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते थे। इनको जो सरदार की जो उपाधि दिया गया था, ये 1928 के बारदोली आंदोलन में ही दिया गया था। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके जो मार्गदर्शक के रूप में इस आंदोलन में कार्य कर रहे थे वो महात्मा गांधी कर रहे थे। कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी का। लेकिन आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो विनोबा भावे वाला जो आ रहा है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में। कब, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये अरेस्ट हो जाते हैं। विनोबा भावे भी गांधी के विचारधारा के अवलोकन करता है। खिलाफत आंदोलन 1919 में चला था और इसका तुर्की पे जो खलीफा का पद था, उस जो यूरोपीय ब्रिटेन जो था, वो खलीफा के पद की मान्यता को समाप्त कर दिया था। तो खिलाफत आंदोलन की भारत में प्रेरणता कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। कौन थे, महात्मा गांधी थे। ठीक है, अली बंधुओं के द्वारा ये शुरू किया गया था, लेकिन खिलाफत आंदोलन के प्रेरणता कौन थे, तो यहाँ पे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तो दो ही बातों को देख कर किया था। पहली बात 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, इससे जो था पूरे भारत में ये रोष था, विरोध था अंग्रेजों के प्रति। और दूसरा खिलाफत आंदोलन 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद, 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद पहली बार ऐसी घटना घटी थी। कब, उनके असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में, कि हिंदू और मुस्लिम आपसी भाई। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन के बाद ये 1857 और 1857
उसके बाद 1920 में, यानी लगभग 70-80 वर्षों में पहली बार ऐसी घटना घटी थी जिसमें हिंदू और मुस्लिम ने आपसी भाईचारे को ध्यान में रखते हुए क्या किया था, असहयोग आंदोलन में साथ साथ पार्टिसिपेट किया था। चलिए यहाँ पे आगे देखिए। अच्छा, अब व्यक्तिगत आंदोलन तो कर ही चुके हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है? अशांति, यहाँ पे मिसिंग हुआ है अशांति। देखिए, वैलेंटाइन सिरोल नाम का एक व्यक्ति है। वैलेंटाइन सिरोल नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक के कार्यों के कारण वो एकदम तंग आ गया था सिरोल। तो उसने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का पिता कहा था कि भारत में जब तक ये व्यक्ति है तब तक भारत को शांत नहीं रहे, क्योंकि ये उग्र विचार के थे ना, बाल गंगाधर तिलक उग्र विचार के थे। जैसे इन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, इस तरीके के नारा दिए। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे ऐसे जो राष्ट्रहित की एक्टिविटियां थे इन्होंने किए थे। गणपति उत्सव को मनाया था, शिवाजी उत्सव को मनाया था। ये सब क्या था? ये सब एक जागृति था। ये उत्सव जो था ये एक जागृति था, लोगों को, आम जनमानस तक अपने बातों को, राष्ट्र की भावना को बढ़ाने के लेकर। तो शिवाजी के फॉलोअर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। ऐसे इनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था और ये एक क्या थे, टीचर थे ये, ठीक है। तो ये बाल गंगाधर तिलक बाद में 1920 में इनकी निधन हो जाती है, 20 में इनकी निधन हो जाती है। चलिए आगे देखिए। 22 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह भी ध्यान रखिएगा। जनरल डायर को मारा था उधम सिंह ने। भारत से ये इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए लंदन जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं और उधम सिंह को वहां पे मार देते हैं। ध्यान रखिएगा, उधम सिंह वैसे व्यक्ति थे जो इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को मारा, इस कारण से क्योंकि उसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने अपने भारतीय राष्ट्र की भावना को इंग्लैंड तक ले जाकर राष्ट्रहित की भावना को छोड़ा था और क्रांतिकारी विचारधाराओं को इंग्लैंड तक रखा था। जैसे अभिनव भारत, ये सब जैसे कुछ संस्थाएं रहे थे जो विदेशों में भी भारतीय राष्ट्रहित को लेकर कार्य कर रहे थे। 13 मार्च 1940 को जनरल डायर को बैक्सटन हॉल में लंदन में गोली मारकर शिकार बनाया और अपनी प्रतिज्ञा उधम सिंह ने पूर्ण किया। उधम सिंह को इस कारण से इनको फांसी दी गई, फांसी की सजा दी गई और ये वीर गति को प्राप्त हुए 31 जुलाई 1940 को। तो ध्यान रखिएगा, उधम सिंह ने, क्रांतिकारी उधम सिंह ने किसको मारा था? जनरल डायर को मारा था। रैयतवारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? भारत में देखिए, जमींदारी व्यवस्था क्या था? जमीनों का एक संग्रहित और एकत्रित रूप था जिसके आधार पर टैक्सेशन लिया जा रहा था। तो देखिए, भारत में मुख्य रूप से अस्थाई बंदोबस्त, और इसे अस्थाई बंदोबस्त को और नामों से जानते हैं, जैसे इस्तमरारी बंदोबस्त हो गया, 20 साला बंदोबस्त हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के बंदोबस्त जो थे, और एक बात जो अभी हमने कहा इस्तमरारी बंदोबस्त, ये मुख्यतः जो लागू हुआ था ये बनारस के क्षेत्रों में लागू हुआ था। कौन? इस्तमरारी बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त में जब लॉस होने लगा था, अंग्रेजों को टैक्स नहीं आ रहा था, जमींदार लोग रख लेते थे टैक्स, तो बनारस के क्षेत्रों में इसने इस्तमरारी लागू किया और वहां से टैक्स कलेक्शन करना शुरू कर दिया, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त हो गया, इसी को बोलते हैं जमींदारी प्रथा भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? जमींदारी प्रथा बोलते हैं, विश्वादारी भी बोलते हैं इसे, विश्वेदारी भी बोलते हैं, ठीक है। रैयतवारी व्यवस्था जो था, रैयतवारी व्यवस्था, यहाँ पे इस व्यवस्था में जमीन का मालिक किसान होता था, इसको ध्यान रखिएगा। और एक व्यवस्था होता था महालवारी व्यवस्था, ठीक है। तो ये महालवारी, रैयतवारी और अस्थाई यहाँ पे जो मद्रास में लागू हुआ था वो रैयतवारी व्यवस्था, ठीक है। 1792 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर द्वारा 12 महल जिले में यह लागू किया गया था। कब? 1792 ईस्वी में। तो यहाँ पे 1792 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर के द्वारा मद्रास का 12 महल जिले में रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया गया था। ये इसके जो रैयतवारी व्यवस्था को लागू करने का जो श्रेय जाता है वो थॉमस मुनरो को जाता है और सहयोगी के रूप में रीड का भी नाम आता है, ड्राफ्टिंग रीड का ही था। अस्थाई बंदोबस्त की जो व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय आया था, उसी तरीके से रैयतवारी व्यवस्था थॉमस मुनरो का था और महालवारी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी का था। चलिए, इसमें कुल उपज का तीसरे भाग भूमि कर के रूप में मद्रास में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया था? किस एक्ट के द्वारा? चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और भारत शासन अधिनियम 1935। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत ये जो गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति मिली थी। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद 1858 में जो पद लाया गया था वह वायसराय का पद लाया गया था, यानी गवर्नर जनरल के सहयोगी के रूप में एक गवर्नर जनरल के साथ जो एक नया पद को जोड़ा गया था वह पद सचिव का था, ठीक है। यहाँ जो 1861 जो देख रहे हैं गवर्नर जनरल के अध्यादेश को जारी करने की शक्ति, वह इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ही होगा।
वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। यह पहला ऐसा नियम था जिसमें विभागीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली का भी नींव रखा था। अगर क्वेश्चन यहां से भी पूछता है कि भारत में पहली बार विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडल प्रणाली किस एक्ट के तहत आया था, तो इसका भी आंसर होगा 1861 के एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत पहली बार विधि निर्माण का कार्य भारतीयों का सहयोग लेने का इसमें प्रयास किया गया था। ठीक है, वायसराय परिषद के एक सदस्य को बढ़ा दिया गया था और सदस्यों की संख्या 5 कर दी गई थी। कानून निर्माण वायसराय की काउंसिल में कम से कम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार वायसराय को मिल चुका था। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना संविधान सभा के विचार से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र पार्टी 1935, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942, सर्वदल सम्मेलन 1916। कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 1936, ये एक सम्मेलन हुआ है फैजपुर में। फैजपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस अध्यक्षता में पहली बार संविधान सभा के विचार से सर्वप्रथम जो प्रस्तुत हुआ था। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जब 1936 में हो रही है तो यहाँ पे एक कानून आ चुका था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लेकिन ये प्रभावी नहीं हुआ था 1935 वाला कानून। तो इसी बीच में इन लोगों ने भी मांग रखा था, ये प्रभावित उसके बाद 1937 में हुआ। ठीक है, भारत शासन अधिनियम। तो एक बात यहाँ पे एक और लाइन हम ऐड कर रहे हैं कि जो अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गांव का अधिवेशन कौन था, तो गांव का अधिवेशन फैजपुर था। ठीक है, गांव का अधिवेशन कौन था? फैजपुर था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था। चलिए देखिए यहाँ पे 26 नंबर, किस सिख गुरु विद्रोही राजकुमार खुसरो को सहायता, धन और आशीर्वाद से किया था? सहायता किससे किया था? धन और आशीर्वाद से। गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद। सिख संप्रदाय में 10 गुरु हुए। गुरु नानक से ये परंपरा शुरू हुआ। गुरु नानक से ये परंपरा शुरू हुआ और गुरु गोविंद सिंह अंतिम सिख गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह अंतिम सिख गुरु हुए। इस परंपरा के आधार पर जो ये गुरु नानक जो समकालिक रहे थे, ये इब्राहिम लोदी के समय ये धर्म का राइजनिंग हुआ था, उदय हुआ था। किसके समय? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश के समय ये धर्म का राइजनिंग हुआ था। धीरे धीरे ये धर्म जो था, आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे जो हुए थे जो मुगल शासकों के समकालीन रहे थे और जिनको मुगल शासकों के द्वारा हत्या भी किया गया था। तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद। तो गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव ने किसे? राजकुमार खुसरो, जहांगीर का बड़ा लड़का। जहांगीर का बड़ा लड़का है खुसरो, तो इसको धन मिला था, खुसरो ने विद्रोह कर दिया था, तो गुरु अर्जुन देव को फांसी पर जहांगीर ने लटकवा दिया था। तो गुरु अर्जुन देव सिख संप्रदाय के 10 गुरु में मुगल सम्राट जहांगीर का बड़ा पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया। खुसरो के सिख गुरु अर्जुन देव को धन और आशीर्वाद सहायता दिए। नाराज होकर जहांगीर ने 1626 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और इन्होंने, देखिए यहाँ पे जो गुरु ग्रंथ साहब है, गुरु ग्रंथ साहब जो देख रहे हैं, ये गुरु ग्रंथ साहब को संकलन जो किया था, ये किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने ही किया था। महत्वपूर्ण है, 5वें सिख गुरु है। गुरु जो हुए वह निम्नलिखित है: गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि इनका जो जन्म हुआ था और जो इन बिहार के पटना सिटी में, पटना जिला के अंतर्गत है, और इनका बचपन के कुछ वर्ष जो है वह पटना सिटी में ही बीता था। इसी कारण यहाँ पे जो सिख धर्म के 10वें गुरु का जन्मस्थली होने के कारण ये संबंधित सिख धर्म से भी रहा है बिहार का पटना। निम्नलिखित में से सीमा पर अवस्थित है, भारतीय राज्यों का मिलान सही है। म्यांमार की सीमा पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्य की सीमा है। म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा है। बांग्लादेश की सीमा पर पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा की सीमा लगती है। भूटान की सीमा पर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। इनमें से सभी, तो इसके सभी आंसर सही है। ध्यान रखिएगा, भारतीय जो राज्यों में सबसे सर्वाधिक जो लंबी सीमा है वह किसका है? बांग्लादेश का है। किसके साथ? भारत के साथ। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर देते हैं। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्यों का मिलान एक गलत है? अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, पीओके का भाग जो, और ये एक बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो लाइन अलग करता है ये डूरंड रेखा अलग करता है। कौन सा? डूरंड रेखा। ठीक है, जो पीओके वाला जो भाग है और इसको अफगानिस्तान के बीच जो लाइन अलग करता है डूरंड लाइन। देखिए भारत और चीन का जो सीमा से अलग करता है उसका नाम है मैकमोहन नाम है। क्या नाम है? मैकमोहन। और एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पे जो पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ जो संयुक्त रूप से अलग करता है वह कौन सा है? रेड क्लिप है। कौन सा है? रेड क्लिप लाइन है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कि चीन के सीमा पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश लगता है। ठीक है, नेपाल की सीमा पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा लगता है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, त्रिपुरा नहीं लगेगा। बिहार, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये लगता है। तो इसमें जो गलत हो गया वो सी नंबर गलत हो गया। चलिए आगे देखिए 29 नंबर। जूट की खेती भारत में सर्वाधिक किस राज्य में होती है? तो सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होती है। जूट की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में होती है।
चलिए आगे देखिए, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश है। सोयाबीन की सबसे ज्यादा खेती कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। देखिए 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। ये जो चैनल है ये क्या है? अक्षांश है। तो 10 डिग्री जो जब आप देखेंगे तो ये इस तरीके का अक्षांश है, तो ये अलग करता है अंडमान को निकोबार से, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, पाक जल संधि, पाक जल संधि किस खाड़ी में है? मन्नार की खाड़ी में है। ये भी महत्वपूर्ण है, पाक जल संधि किस पे है? मन्नार की खाड़ी में है। किसको अलग करता है ये? तो ये भारत को किससे अलग करता है? ध्यान रखिएगा, श्रीलंका से अलग करता है। भारत को श्रीलंका से जो अलग करता है वो कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है। देखिए 32 नंबर, भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है हीरो का, टंगस्टन का, अब्रक यानी माइका का, लोहा का। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्रक का। भारत विश्व में सबसे बड़ा जो उत्पादक है, प्रोडक्शन करता है, वो किसका करता है? माइका का करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कश्मीर घाटी, शांति घाटी, सुरमा घाटी, फूलों की घाटी। तो साइलेंट वैली का नाम आपने सुना होगा। दो चीजों के लिए, एक जैव विविधता तो है, साइलेंट वैली हाथियों के संरक्षण के लिए भी कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शांति घाटी। कौन सा? शांति घाटी। सर्वाधिक जैव विविधता शांति घाटी, साइलेंट वैली में। सर्वाधिक जैव विविधता केरल राज्य के साइलेंट वैली, जिसे शांति घाटी के नाम से जानते हैं। भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाले फसल चाय, रबर, नारियल, सूरजमुखी, सोयाबीन, केला, अंगूर है। ठीक है, जो बागानों में उपजाए जाते हैं। बागानी कृषि को व्यापारिक कृषि के भी नाम से जानते हैं। संसार की आर्द्रता स्थान, देखिए आर्द्रता स्थान पूछे या सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान पूछे, वर्षा वाला, तो आंसर हो जाएगा मानसीराम। ऐसे चेरापूंजी था लेकिन अब मानसीराम का स्थान है। कहाँ है? मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में है। ध्यान रखिएगा, मानसीराम कहाँ है? मेघालय में है। देखिए ये यहाँ पे वर्षा के संबंधित कुछ जो फैक्ट है, क्यों ऐसे होते हैं यहाँ पे अधिक वर्षा, तो इससे रिलेटेड देखिए जलवायु से रिलेटेड बात है। मेघालय स्थित मानसीराम विश्व का सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। चेरापूंजी में भी सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए भारत में जो मानसून आता है वो कौन सा मानसून आता है? वह दक्षिण पश्चिम का मानसून इन करता है। किस राज्य में इन करता है? केरल में इन करता है। किस राज्य में इन करता है? केरल में। तो भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी पार करने के बाद सबसे पहले ये म्यांमार के अरकान पर्वतमाला से टकराकर यह तीव्र वर्षा कर देती है। कौन से पर्वतमाला से? अरकान पर्वतमाला। कहाँ पे है? म्यांमार में है। और जब टकराती है तो पवन की दिशा सीधे उत्तर दिशा की ओर मुड़कर गंगा के डेल्टा के क्षेत्र में खासी पहाड़ी तक पहुंचती है। और जो आप देख रहे हैं मानसीराम, वो किस पहाड़ी पे है? वो खासी पहाड़ी पर ही। खासी, गारो और जयंतिया, ये जो पहाड़ी जो है, और जनजाति लोग भी है, खासी जनजाति का भी नाम है। तो खासी पहाड़ी पर पहुंचती है और लगभग यहाँ 1800 मीटर की ऊंचाई पर मेघालय में मानसीराम में काफ़ी वर्षा होती है। तो अरकान पर्वतमाला म्यांमार का, वो फिर क्या होता है, जो उत्तर की ओर हवा बह रही है वो सीधे वहाँ से मुड़ जाती है। बिलिबिली है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात, साइक्लोन, टाइफून, बहुत ऊंचा ज्वार, भारत के ऊपर चलने वाला चक्रवात। तो बिलिबिली है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, और देखिए एक चक्रवात टाइफून का नाम आपने सुना होगा। तो देखिए यहाँ पे टाइफून वाला भी कर लेते हैं और आगे भी करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन। तो टाइफून क्या है? ये भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टाइफून भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और ये चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में ये लघु, प्रबल और भ्रमत उष्णकटिबंधीय टाइफून चक्रवात है, जो कहाँ आता है? चीन के क्षेत्रों में ये आता है। भारत का वह राज्य जिसमें सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगारी प्रतिशत है, तो वह है केरल। देखिए ध्यान रखिए, भारत में सर्वाधिक अशिक्षित बेरोजगारी बिहार में है, लेकिन सर्वाधिक शिक्षित बेरोजगारी कहाँ पे? केरल में। इनमें से कौन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं होता है? देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जिसमें जनता सीधे वोट करती है और अप्रत्यक्ष जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ, जनता पार्टिसिपेट नहीं करती। विधान परिषद और राज्यसभा अप्रत्यक्ष हुआ। ठीक इसी तरीके से ग्राम पंचायत व्यवस्था में प्रधान क्षेत्र यानी मुखिया होता है। ठीक है, तो ये जनता सीधे चुनता है। प्रमुख को जनता नहीं चुनता है, जिला अध्यक्ष को जनता चुनता है और पंच और सरपंच को भी चुनता है। ठीक है, एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि ग्राम प्रधान का प्रधान कौन होता है, तो अगर वास्तविक प्रधान पूछेगा तब सरपंच हो जाएगा, अगर केवल प्रधान पूछेगा तब मुखिया हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे केंद्र तथा राज्य के बीच विवादों के समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के तहत आता है? परामर्शदात्री अधिकार, अपीलीय अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्रारंभिक अधिकार। तो डी नंबर हो जाएगा इसका प्रारंभिक अधिकार। प्रिलिमिनरी ये राइट होता है। संविधान के अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों के तहत केंद्र और राज्यों के विवादों को निपटारा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। भारत के किस राज्य में विधान परिषद सृजन तथा समाप्ति की जा सकती है? भारत में किसी राज्य में विधान परिषद की सृजन तथा समाप्ति कैसे की जा सकती है? संसद के द्वारा, किसी राज्यपाल की सहमति के द्वारा। तो बी यहाँ पे हो गया, किसी राज्यपाल की सहमति के द्वारा। भारत के 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। कौन कौन से वो राज्य हैं? ध्यान रखिएगा, बिहार,
बिहार जिस राज्य में ये है वहाँ पे उच्च सदन कहा जाता है विधान परिषद को। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे क्या है? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश विधान परिषद है। संसद के द्वारा भारतीय राष्ट्रपति के पदों को कितने समय के अंदर भर दिया जाए? अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है किसी कारणवश, रिजाइन का कारणवश या त्यागपत्र हो या मृत्यु के कारणवश या किसी अन्य कारणवश, अगर तो 6 माह के अंदर में पुनः राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। चलिए आगे देखिए 42 नंबर, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? विधि के प्रश्न पर तो ये अधिकार है राष्ट्रपति को, आर्टिकल 143 के तहत। आर्टिकल 143 याद रखिएगा, इस पर राष्ट्रपति को परामर्श लेने का अधिकार है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, लेकिन सलाह को राष्ट्रपति मान भी सकता है या राष्ट्रपति नहीं भी मान सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मानना और न मानना ये राष्ट्रपति के कार्यों पर ये निर्भर होता है। कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का नाम है डाउ जोन्स, सही है। टोक्यो एक्सचेंज का नाम है निक्की, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज का नाम है SGX और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम है डुलेक्स और निफ्टी। तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नाम, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं ड्यूलेक्स आते हैं और निफ्टी आते हैं, ठीक है। तो डी नंबर यहाँ पे गलत, एक बार न्यूयॉर्क को डाउ जोन्स, टोक्यो को निक्की, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में SGX। भारतीय दलहन संस्थान कहाँ अवस्थित है? भारतीय दलहन संस्थान अवस्थित है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारतीय दलहन संस्थान अवस्थित है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे 45 नंबर, निम्न में से कौन सा देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी है मिस्र, सी है इंडोनेशिया और डी है पाकिस्तान। तो भारत का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक जनसंख्या जो राष्ट्र है वह इंडोनेशिया है। कौन सा देश है? इंडोनेशिया, ठीक है। चलिए आगे देखिए 46 नंबर, इंडोनेशिया जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक मुस्लिम राष्ट्र है। इंडोनेशिया दक्षिण प्रशांत महासागर में अवस्थित है। 13,000 से अधिक द्वीपों का यह समूह है और 27 राज्य में इंडोनेशिया विभाजित है। दक्षिण अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा कहाँ मिलता है? मकर रेखा मिलता है दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ मिलता है? दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को। ये हो गया 0 डिग्री विषुवत रेखा और ये हो गया 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ये क्या हो गया? कर्क, और ये हो गया मकर। तो ये जो नदी काटती है मकर रेखा को, ध्यान रखिएगा, वो लिम्पोपो नदी है। कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। प्रश्न ये पूछ सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अफ्रीका के लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। वह कौन सी तिथियां जो दोनों गोलार्ध पर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पर दिन और रात बराबर होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 दिसंबर को। 21 मार्च और 23 दिसंबर को। चलिए आगे देखिए 48 नंबर, भारत का कौन सा अभ्यारण्य हाथियों के लिए सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो भारत में अभी हाथियों के लिए 32 रिजर्व है, 32 रिजर्व है, जिसमें नागरहोल का नाम आपने सुना होगा, हाल फिलहाल में कर्नाटक में है। तो यहाँ पे सर्वाधिक जो है सो हाथियों की जनसंख्या, और सर्वाधिक हाथियों की जनसंख्या वाला राज्य तो भारत में कौन सा अभ्यारण्य? नागरहोल इसका आंसर हो जाएगा। सबसे सर्वाधिक कहाँ पे है हाथियाँ? नागरहोल। नागरहोल कहाँ है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में। और भारत में दूसरा जो सबसे ज़्यादा हाथियाँ की संख्या है वो असम में है। जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये एक सींग के गेंडे के लिए ऐसे जाना जाता है, एक सींगी गेंडा के लिए जाना जाता है। मानस ये भी असम में है, ये भी असम में है, और ये जाना जाता है टाइगर रिजर्व के लिए। भारत में अभी 32 से जो रिजर्व बने हैं वो हाथियों के संरक्षण के लिए बने हैं। केरल में भी एक पेरियार है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 49 नंबर देखिए कि वर्तमान में रेपो रेट कितना प्रतिशत है? 6.5%, 3.35%, 4.4%, 4%, 5.8%। तो यहाँ पे वर्तमान में रेपो रेट है 6.5% और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, 3.35%। ये रिवर्स रेपो रेट CRR SLR के बारे में नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि रेपो रेट पूछे, हमेशा रेपो रेट ज़्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट की तुलना में। 3.35 रिवर्स रेपो रेट है, RRR बोलते हैं इसे। और ये जो आप देख रहे हैं CR, ये जो आप डबल आर जो देख रहे हैं, ये आपका रेपो रेट 6.5%। लास्ट क्वेश्चन है, एल्फस मैक्सिमस किस भारतीय वन्यजीव को प्राणी के नाम से जाना जाता है? तो एल्फस मैक्सिमस कहते हैं भारतीय हाथी को। भारतीय हाथी को एल्फस मैक्सिमस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे साइंस और करंट अफेयर से रिलेटेड। तो साइंस, सोशल साइंस और करंट अफेयर के लिए अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3rd फेज हो या आने वाला 4th फेज या BPSC 17वीं की परीक्षा या बिहार सक्षमता से रिलेटेड है तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।